Hello everyone. Today we are going to start chapter 3 in Hindi medium, धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, ठीक है। तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। धातु के उदाहरण क्या है? आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी एंड कॉपर। अधातु के उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट, धात्विक चमक। इसकी चमक कैसी होती है? धातुओं की चमक कैसी होती है? ये ज़्यादा चमकदार होते हैं, बट अधातु क्या होती है? ये ज़्यादा चमकीली नहीं होती। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ये एक एक्सेप्शनल है। आयोडीन क्या है? अधातु है और ये चमकीला है, ठीक है, जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती। इसके बाद है कठोरता। धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं, और अधातु क्या होती है? कठोर नहीं होती। धातुओं में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है? एक्सेप्शनल है। ये मुलायम होते हैं और इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू की हेल्प से भी काटा जा सकता है। अब कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु है, ठीक है, पर क्या है? ये कठोर है। ये एक अपरूप है किसका? हीरे का, जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट, रूप। धातुएं क्या है? कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। किस रूप में पाई जाती है? ठोस रूप में, ठीक है। एक्सेप्शनल क्या है? मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि द्रव रूप में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। इसके बाद है अधातु। अधातुएं क्या होती है? ठोस या गैस दोनों रूप में पाई जाती हैं। नहीं, ठोस या गैस रूप में पाई जाती है। केवल ब्रोमीन ऐसा है जो कि तरल रूप में होता है, ठीक है। आघातवर्ध्यता। कुछ धातुएं, आघातवर्ध्यता का मतलब होता है कि किसी भी धातु को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। ये धातुओं में है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, पर अधातु में क्या होता है? आघातवर्ध्यता नहीं होती। उसमें धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में नहीं बदला जा सकता। इसके बाद है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है खींचना, तार की तरह पतला। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है इसमें, ठीक है, जबकि अधातुएं जो होती है वो तन्य नहीं होती, वो खिंचती नहीं है। इसके बाद है विद्युत व ऊष्मा का चालक। धातुएं क्या होती हैं? जितनी भी धातुएं होती है वो सुचालक होती है विद्युत और ऊष्मा की, जबकि अधातुएं क्या होती हैं? ये कुचालक होती है किसकी? विद्युत और ऊष्मा की, ठीक है। जो धातुएं होती हैं उसमें उदाहरण है सीसा, मरकरी, और अधातुओं में उदाहरण है ग्रेफाइट। इसके बाद है घनत्व। ज़्यादातर क्या होता है? अधिक घनत्व और उच्च गलनांक होता है इनका, किसका? धातुओं का, और इसमें अधातुओं का कम गलनांक होता है, ठीक है। घनत्व भी कम होता है और गलनांक भी कम होता है। इसके बाद है धातुओं का एक उदाहरण सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है, ये एक एक्सेप्शनल है, जबकि घनत्व क्या होता है? धातुओं का ज़्यादा होता है। पर सोडियम एंड पोटेशियम एक ऐसे हैं जो कि जिनका घनत्व और गलनांक कम होता है, ठीक है। इसके बाद है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है किसी भी कठोर वस्तु से टकराने पर आवाज़ का पैदा होना। तो ये धातुएं क्या करती है? कठोर वस्तु सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती है, जबकि अधातुएं धात्विक नहीं होती, ठीक है। इसके बाद है ऑक्साइड्स। अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। कैसी बना रही है? क्षारीय। जबकि अधातुएं क्या करती हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये हमने डिफरेंस पढ़ा। इसके बाद है पहला हमने पढ़ा भौतिक गुणधर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म में पहला है वायु के साथ अभिक्रिया। जब किसी धातु की वायु के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, ठीक है। वायु के साथ अभिक्रिया, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही हैं? धातु ऑक्साइड,
ठीक है। जैसे कि ये हमने लिया धातु, धातु क्या है, कॉपर। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का है, काले रंग का। यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रियाएं दिखाती हैं, ठीक है। इसके बाद है कि सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। अगर सोडियम और पोटेशियम को हम एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दें तो वो क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या करते हैं कि आग ना पकड़ें, इसको हम केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, ठीक है। किस में डुबोकर रखते हैं, केरोसिन तेल में। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन क्या है, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता। अगर हम आयरन को वायु में गर्म करेंगे तो क्या होता है, जलता नहीं है। लेकिन जब हम इसका चूर्ण, लोहे का चूर्ण आग में डालते हैं तो बहुत तेज़ी से जलने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर भी क्या होता है, प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। चांदी, सोना, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, इसीलिए सबसे सेफ धातु हमारी क्या है, सोना, ठीक है। इसीलिए सोने के भी आभूषण पहने जाते हैं। नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल दोनों उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जो दोनों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं उन्हें क्या कह दिया, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम अम्ल के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो भी रिएक्शन हो जाएगी। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो भी रिएक्ट हो जाएगा ये। तो ये हमारे क्या हो गए, उभयधर्मी ऑक्साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जल के साथ अभिक्रिया। अभी हमने पढ़ा था वायु के साथ अभिक्रिया, अब नेक्स्ट है हमारा जल के साथ अभिक्रिया। धातु, कोई भी धातु अगर जल के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। अगर इस धातु ऑक्साइड को हम दोबारा जल के साथ इसमें अभिक्रिया कराएं तो क्या बन जाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड। पहले एक बार जल डाला, धातु ऑक्साइड बना, फिर धातु ऑक्साइड में दोबारा जल मिलाया तो क्या बन गया हमारा, धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो ये हमारी धातु है, ठीक है। कोई भी धातु अगर हम लेते हैं तो ठंडे जल के साथ क्रियाशील कौन कौन सी धातु हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, जो कि ठंडे जल के साथ क्रियाशील है। गर्म जल के साथ कौन सी धातु क्रियाशील है, वो है मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, तैरने लगते हैं जल में। इसके बाद है जल के साथ जो अभिक्रिया नहीं करते, वो है हमारे ये 4 प्रोडक्ट, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड लेड, कॉपर, सिल्वर एंड सोना, गोल्ड, ठीक है। केवल भाप के साथ जो क्रियाशील है वो हमारे क्या हैं, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ओके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ उदाहरण है हमारे सोडियम की। अगर जल के साथ अभिक्रिया हो रही है तो हमारी क्या निकल रही है, ऊष्मा, और ये क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम। जब वाटर के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम जब वाटर के साथ कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ कर रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड आयरन जब वाटर के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, आयरन फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अभी हमने पढ़ा था वायु के साथ अभिक्रिया, नेक्स्ट हमने पढ़ा था वाटर के साथ अभिक्रिया, अब हम पढ़ेंगे धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जब धातुओं को हम तनु अम्ल में मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या निकल रही है, सब में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, HCl के साथ अभिक्रिया की, कौन सी HCl, तनु अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हमारा क्या निकला, H2 गैस। नेक्स्ट है हमारा धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। किसी भी धातु को हम लवण विलयन में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा क्या बनेगा, एक धातु है, ठीक है, ये धातु आके लवण विलयन बनाएगी और जो दूसरा धातु है वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है। हमने कल भी पढ़ा था, जैसे जिंक पढ़ा था हमने, जो जिंक प्लस CuSO4 ये रिएक्शन है तो क्या बनेगा, जिंक SO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर हमारा निकल जाएगा। ये पढ़ा था हमने, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो क्या होंगी, आकर जुड़ जाएगी, और जो कम क्रियाशील धातुएं हैं वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि जो धातुएं ज़्यादा क्रियाशील है वो आके जुड़, कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगी और आके उसके साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सक्रियता श्रेणी में कि कौन से धातुएं जो है अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सी धातु घटती कम क्रियाशील है, और कुछ धातुएं जो बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। तो ये कुछ नाम दिए हुए हैं। ठीक है, ये धातुएं हमारी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये धातुएं हमारी क्या है, अधिक अभिक्रियाशील। इसके बाद है हमारी ये 4 धातुएं हमारी दी हुई हैं, ये सब क्या है, नीचे से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हमारी गोल्ड है। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे वो थोड़ी सी ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगी, और जब सबसे ऊपर जाएंगे तो हमारी क्या होगी, ये अधिक अभिक्रियाशील होगी। तो हमने क्या पढ़ा, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो हमारी पोटेशियम है, और जो सबसे कम क्रियाशील है वो हमारी सोना, गोल्ड है। ठीक है, इसके बाद है धातुओं की अधातु के साथ अभिक्रिया। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जाती है। इसका क्या मतलब है, ये देखो, जैसे कि हमने पढ़ा है जो इलेक्ट्रॉन कोश है, ये कितने कोश होते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन के कोश है। ठीक है, फर्स्ट कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, 14 में 18। तो ये हमारे कोश की संख्या है। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे हम, जैसे हमें NaCl का निर्माण करना है, हमें पता है सोडियम का परमाणु संख्या 11 होती है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड किस हिसाब से करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो मैंने बताई है अभी, 2, 8, 8, 18, इस हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो पहले कोश में 2, 11 को डिवाइड करो, पहले कोश में 2, सेकंड कोश में 8 और थर्ड कोश में 1। ठीक है, 8 और 2 10 और 1 11। तो हमारे परमाणु संख्या डिवाइड हो गई सोडियम की। इसके बाद क्लोरीन की डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्लोरीन की कितनी होती है, 17, 2, 8, 7। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर ली क्लोरीन की, ये हमने सोडियम की थी। ठीक है, अब हम इनको कैसे निर्माण करेंगे इसका, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, सोडियम का 281 और क्लोरीन का 287। तो हमें पता है थर्ड शेल में हमें कितने चाहिए होते हैं, 8।
थर्ड शेल में हम कितनी संख्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की? 2 8 8, है ना। तो हम क्या करेंगे? 2 8 1, लास्ट शेल में 8 चाहिए जबकि हमारे पास कितना है? ओनली 1। तो हम क्या करेंगे? 7 किसी से लेने की बजाय हम एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे को डोनेट कर देंगे। और क्लोरीन के पास कितने हैं? 7, इसको 8 चाहिए, तो हम एक इलेक्ट्रॉन इससे किससे ले लेंगे? सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इसके पास 2 8 रह जाएंगे और इसके पास 2 8 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम सोडियम लिया प्लस क्लोरीन को हमने कैसे किया? सोडियम के कितने थे हमारे पास? 2 8 1, और क्लोरीन के कितने थे? 2 8 7। क्लोरीन को डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट शेल में हमारे पास इतने थे, इसके पास कितने थे? लास्ट शेल में ओनली 1। तो क्या करेगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो ये शेल कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है, तो ये वाला हमारा शेल कंप्लीट हो गया, सोडियम क्लोराइड ये पूरा बन गया। इसके बाद है आयनिक यौगिक। विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधन आयनिक यौगिक बनाते हैं। इसका मतलब है कि इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा बनते हैं, उनको हमने क्या कह दिया? आयनिक यौगिक। ठीक है, आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या होते हैं? कि ये भौतिक प्रकृति कैसी होती है? ये ठोस होते हैं पर कुछ भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है जब हम उन्हें हथौड़े से मारते हैं तो वो सारे बिखर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है गलनांक और क्वथनांक। इनकी गलनांक और क्वथनांक, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होता है? बहुत अधिक होता है, बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है घुलनशीलता। ये जल में घुलनशील होते हैं। वह केरोसिन पेट्रोल जैसे विलयनों में अविलीय होते हैं। जल में घुलनशील हुए और केरोसिन पेट्रोलियम में घुलनशील नहीं होते। विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। किस रूप में करते हैं? जलीय विलयन में विद्युत का क्या करते हैं? चालन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इसके आगे। तब तक के लिए थैंक यू।